अगर आप लोग रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इस पूरे क्लास में ज़रूर बने रहिएगा शुरू से अंतिम तक। मैथ्स के अलग अलग टॉपिक से महत्वपूर्ण प्रश्नों को उठाए हैं यहाँ पर, और इन सवालों को करने का सबसे आसान और बेहतरीन तरीका हम आपको बताएंगे। तो वीडियो शुरू से अंत तक पूरा ज़रूर देखिएगा, और अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो रेलवे बैच चल रहा है, इस रेलवे बैच में हम लोग पूरे टॉपिक को कवर कर रहे हैं और डिटेल में कवर कर रहे हैं, एक एक प्रश्न बेहतरीन तरीके से आपको बता रहे हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ पे पहला सवाल। एक पैकेट में 3 प्रकार की जेली होनी चाहिए, संतरा, आम और स्ट्रॉबेरी। संतरे, आम और स्ट्रॉबेरी जेली की प्रति यूनिट, मतलब एक जेली की कीमत 2 रुपये, 3 रुपये और 3.5 रुपये है ना। संतरे की एक जेली की कीमत 2 रुपये है, आम की एक जेली की कीमत यहाँ पे 3 रुपये है, और स्ट्रॉबेरी की एक जेली की कीमत 3.5 रुपये। एक पैकेट में 80 ऑरेंज जेली, 50 मैंगो जेली और 12 स्ट्रॉबेरी जेली मिश्रित पैकेट में पैक किए जाते हैं। मिश्रित पैकेट में जेली की औसत लागत कितनी होगी ये बतानी है ना। हर एक टाइप की जेली की एवरेज निकालनी है हमको। देखिए यहाँ पर क्या है, ऑरेंज है, मैंगो है ना, 3 चीज़ें हैं, मैंगो है और स्ट्रॉबेरी है। उस पैकेट में आप देख लीजिए कि यहाँ पर कौन कौन कितने कितने अमाउंट में है। तो यहाँ पर अगर ऑरेंज देखें तो 80 ऑरेंज है, ठीक है, 80 यहाँ पर ऑरेंज है। मैंगो कितना है, 50 है, तो मैंगो हो गया 50, और स्ट्रॉबेरी यहाँ पर 120 के बराबर है। अब इनका डायरेक्टली आप लोग ले लीजिए यहाँ पे रेशियो ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, रेशियो से 0 से 0 कट जाएगा, है ना। यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, आपका ख़त्म हो गया। 0 से 0 आपका ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पे रेशियो आ गया। अब देखिए दोस्तों, उस पैकेट में देखिए 8, 5 और 12 इस अनुपात में उस पैकेट में तीनों जेली पैक की जाती हैं। अब यहाँ पे लिखिए रुपए, एक जेली की कीमत। देखिए संतरे की एक जेली की कीमत 2 रुपये है, और मैंगो की एक जेली की कीमत 3 रुपये है, और इसका स्ट्रॉबेरी का 3.5 रुपये है, यानी कि 3.5 रुपीज़ है। ये बताइए यहाँ पर कि 8 जेली है उसमें, और एक जेली का 2 रुपये कीमत है, तो यहाँ पर प्राइस कितना हो जाएगा टोटल, 8 दूना यहाँ पर हो गया 16, तो ये हो गया 16। यहाँ देखिए 5 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 15, और यहाँ पर 12 का 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 12 का 3 से पहले मल्टीप्लाई करिए तो 36 होगा, तो हो गया 12 3 36 है ना। और आधा, तो 36 का आधा मतलब 12 का आधा कितना होगा, 6, तो 36 और 6 आपका टोटल यहाँ पे 42 हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे औसत लागत पूछा जा रहा है। औसत लागत कैसे निकालेंगे बताइए। यहाँ पर पहले टोटल उस पैकेट में जितना रुपए का जेली हुआ, यहाँ पर सबको जोड़ लीजिए, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 31, 31 और 42, 31 और 42, 31 है ना, और प्लस यहाँ पर 42 हो जाएगा, तो 4 3 7 और 2 1 3, मतलब 73 रुपये का जेली हुआ टोटल। और टोटल जेली है कितने की, मतलब हमको औसतन निकालना है, तो एक जेली का निकालना पड़ेगा। तो टोटल जेली है कितने, यहाँ पर देखिए 8 और 5 13, 13 और 12 25 हो जाएगा, तो नीचे हो जाएगा यहाँ पर 25। अब 25 से डिवाइड करना है तो बहुत आसान तरीका है, क्या है, नीचे 100 बना लीजिए, तो 4 से गुणा, ऊपर भी 4 से गुणा, है ना। तो 73 का 4 से गुणा करेंगे, 4 3 12 का 2 हासिल 1, और 4 7 28, 29 हो गया, 29 हो गया यहाँ पे, और डिवाइड बाई 100 होगा, तो डिवाइड बाई 100 जब होगा तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, यानी कि हमारा जो आंसर आया वो 2.92 आ गया। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो ये प्रश्न समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए अगले प्रश्न पे बढ़ने से पहले, ठीक है। देखिएगा ये प्रश्न आपका परसेंटेज का है, बढ़िया प्रश्न है ना। किसी संख्या के 25% का यहाँ पे एक संख्या है ना, तो संख्या हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि हमारे पास मान लीजिए वो संख्या x है, इसका 25%, तो 25% की अगर फ्रैक्शन वैल्यू आप लोग जानते होंगे, तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4, कितना होता है, 1/4 होता है, मल्टीप्लाई यहाँ पे 66.67 है, तो मतलब ये क्या हुआ, ये हुआ आपका 2/3 है ना। कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2/3 हो जाएगा, क्योंकि 33.33 जो होता है वो 1/3 होता है, तो इसका जस्ट डबल है, मतलब ये आपका 2/3 का वैल्यू है, ठीक है। मल्टीप्लाई, फिर यहाँ पर देखिए 75%, तो 75% का मतलब मल्टीप्लाई होता है, ये ध्यान रखिएगा। 75% जो होता है वो 3/4 होता है, क्योंकि 25% 1/4, तो 25 का 3 गुना है, तो 3/4 हो जाएगा ये। मल्टीप्लाई यहाँ पर 80% है, तो 80% होता है 4/5 है ना। 80% कितना होता है, 4/5, क्योंकि भाई 20% जो होता है 1/5 होता है, तो 20 का 4 गुना है ये, इसलिए 4/5 हो गया। ये सब किसके बराबर है, 52 13 के बराबर है।
52 13 के बराबर है। काटा पीटी कर लीजिए, यहाँ पर 4 से ये 4 कट जाएगा और 3 से ये 3 कट जाएगा, 2 से ये आपका 2 बार में कट जाएगा, है ना। तो 2 गुणे 5 यानी 10, 10 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो x की जो वैल्यू है कितनी हो गई 5 2 1 3 और 0 हो जाएगा, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई होगा। अब कह रहा है इसी संख्या का 40% निकालिए, तो इसका 40%, 40% का मतलब 2/5, तो यहाँ पे हो जाएगा 2/5, तो इधर भी 2/5 निकाल लीजिए, ठीक है। 40 मतलब 2/5 होता है फ्रैक्शन वैल्यू, ठीक है। तो बस यही आपको निकालना है और कुछ नहीं करना है। तो बस देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर अगर हम लोग इसको 10 बना लें तो ये हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई, ये भी हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई, तो ये 10 से एक 0 खत्म हो जाएगा। मतलब हमको क्या करना है, सीधे सीधे 5213 का मल्टीप्लाई यहाँ पे किससे करना है, 4 से करना है। तो 13 का 4 से मल्टीप्लाई करिए 52 हो जाएगा, और 52 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 चौके 8 और मतलब 208 हो जाएगा। तो 208 और 52, 208 और 52 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब होगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए दोस्तों, तीसरा प्रश्न ये रहा आपके सामने, ये डिविजिबिलिटी रूल वाला प्रश्न है। 4 से विभाज्य कौन होगा, यानी 4 से कौन सी संख्या कटेगी। अगर आप 4 का रूल जानते हैं तो ही लगा पाएंगे इस सवाल को जल्दी, है ना। वैसे तो आप डिवाइड करते रह जाएंगे हर एक संख्या को 4 से, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी संख्या दी गई है ना, तो 4 से डिवाइड करते रह जाएंगे, नहीं आएगा आंसर आपका, ठीक ना। तो 4 का रूल ये कहता है कि किसी संख्या के लास्ट के 2 डिजिट अगर ये दोनों 4 से कट गए तो मान लीजिए कि पूरी संख्या 4 से आपकी कट जाएगी, ठीक है। लास्ट का 2 डिजिट 4 से अगर कट गया तो पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। हमको क्या करना है, सिर्फ लास्ट का 2 अंक पकड़ना है। यहाँ पे लास्ट का 2 अंक कितना है, 98 है, तो 98 को 4 से डिवाइड करिए। 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो 4 दूना 8, बच जाएगा 1, तो 18 हो गया। अब 18 4 से नहीं कटता है ना, 4 के पहाड़े में 18 नहीं आता, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, मतलब ये नहीं कटेगा 4 से, तो पहला ऑप्शन खारिज हो गया। दूसरे को चेक करिए, यहाँ पर है 92, तो 92 को पकड़िए, 92 और इसको 4 से डिवाइड करिए, तो 4 दूना 8, ठीक है, बचा 1 तो 12 हो गया, 4 तियाँ 12, पूरी तरीके से डिवाइड हो गया, विभाजित हो गया, मतलब यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इसमें 4 से विभाज्य ही पूछा है, तो एक ही ऑप्शन विभाज्य में होगा, तो हमको दूसरे नंबर पर ही मिल गया। वैसे भी देखिए, ये जो 90 है ये भी 4 से नहीं कटता, 94 जो है ये भी 4 से नहीं कटेगा, तो 92 लास्ट में जिसके है वो आपका 4 से कट जाएगा। सेकेंड ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। आइए देखते हैं यहाँ पे चौथा सवाल। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। 10 अभाज्य संख्याएं यानी कि प्राइम नंबर्स। अब प्राइम नंबर्स बताइए कहाँ से शुरू होते हैं, 1 से तो नहीं शुरू होगा, क्योंकि सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, ठीक है। तो पहले 10 प्राइम नंबर हमको लिखना है यहाँ पे। अब इसका कोई ट्रिक नहीं है, आपको मैनुअली लगाना पड़ेगा इसको, है ना। तो देखिए, पहली अभाज्य संख्या 2 हो गई, फिर यहाँ पे 3 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर यहाँ पे 7 हो गया, 9 नहीं होगा अभाज्य संख्या में, क्योंकि 9 जो है 3 से कट जाता है, वो कंपोजिट नंबर है, ठीक ना। फिर यहाँ पर 11 हो गया, 13 हो गया, है ना, 13 हो गया, 15 भी नहीं होगा, 17 होगा, 19 होगा, ठीक है, 19 होगा, 21 भी नहीं होगा, 23 होगा यहाँ पर। अब इन देखिए 10 हो गए कि नहीं, 5 4 9, एक और बचा है, 27 भी नहीं होगा, 29 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर 29, 10 हो गए, इनका औसत निकालना है। औसत कैसे निकालते हैं, जोड़ के जितने ये हैं उससे डिवाइड, ठीक है, 10 हैं तो 10 से डिवाइड करना है, तो मतलब बस आपको जोड़ना है यहाँ पे। तो जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा। यहाँ पे ऐसा देखिए कि अगर हम इसको और इसको ले लें तो क्या बनेगा, 30 हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों का कितना हो गया, कार्यभार 30 हो गया, इन दोनों को मिलाकर भी 30 होगा, तो यहाँ हो गया 30, ठीक है। और कहाँ दिख रहा है, 7 और 3 ये हो जाएगा 10 आपका, तो यहाँ हो गया 10, है ना, 10 होगा, तो ये हो गया 10। तो मतलब अब बचे क्या क्या हैं, यहाँ पर आप एक काम करिए, इसको देखिए, 5 और 2 7, 7 और 23, 30 हो गया ये भी, ठीक है। अब यहाँ पे बचा सिर्फ ये 29 है, मतलब ये 29 एक्स्ट्रा है। तो देखिए भाई, 5 2 7, 7 और 23 आपका 30, ठीक है। तो 30 30 30 यानी कि 90, 90 10 100, 100 और 29 यानी 129, तो यहाँ पे हो जाएगा 129, और डिवाइड बाई हैं कितने ये 10, तो 10 से डिवाइड करेंगे तो 12.9 आ जाएगा। 12.9 जो है इस सवाल का सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आगे बढ़िए अगले प्रश्न पर। प्रॉफिट एंड लॉस का बहुत जानदार प्रश्न है दोस्तों। 2 आर्टिकल हैं यहाँ पर, 2 वस्तुएं हैं, 3000 रुपये में बेची जाती हैं, दोनों को 3-3 हज़ार रुपये में बेचा गया। पूरे लेन देन में कोई हानि और कोई लाभ नहीं हुआ, ठीक है। हमारे पास 2 वस्तुएं थी यहाँ पर, एक
को मान लीजिए ए और दूसरे को मान लीजिए यहाँ पर बी, ठीक ना। यहाँ पे है सीपी और यहाँ पे है एसपी, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। इन्हीं के बेसिस पे तो हम लोग लाभ और हानि देखते हैं। यदि एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचा गया तो दूसरी वस्तु पर हुई हानि कितनी होगी। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू अगर देखें तो 1/4 होता है ना। लाभ पर बोला जा रहा है, यानी कि 4 का सामान 1 के प्रॉफिट में बेचेगा, है ना। तो 4 उसका सीपी हो गया, 4 का सामान 1 के प्रॉफिट में बेचेगा, मतलब कि 4 1 5 रुपये में बेचेगा। अब इसमें कह रहा है कि पूरे लेन देन में, दोनों वस्तुओं के खरीदने और लेन देन में कोई लाभ और कोई हानि नहीं होता है। कोई लाभ और कोई हानि ना होने का मतलब होता है कि जितना टोटल कॉस्ट प्राइस होगा उतना ही सेलिंग प्राइस होगा, माने जितना मैं खरीदा उतने में ही बेचा। ये आपका नो लॉस नो प्रॉफिट वाला कंडीशन है, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि दोनों को 3000 रुपये में बेचा, यानी कि दोनों की सेलिंग प्राइस बराबर होगी। पहले वस्तु की सेलिंग प्राइस अगर 5 है तो दूसरे वस्तु की भी सेलिंग प्राइस 5 ही होगी, क्योंकि बराबर बोला गया है यहाँ पे, है ना। अब ये बताइए कि यहाँ पे टोटल सेलिंग प्राइस हो कितना गया, 5 और 5 10 हो गया। तो जब सेलिंग प्राइस 10 है तो कॉस्ट प्राइस भी 10 होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि नो लॉस नो प्रॉफिट वाला कंडीशन दिया गया है ना। तो 10 टोटल होना चाहिए। तो यहाँ 4 है तो अब यहाँ क्या होगा, 6 होगा। 6 मतलब 6 4 10 हो जाएगा। तो देखिए सीपी भी टोटल 10 और एसपी भी टोटल 10 हो गया कि नहीं। तो अब दूसरे वस्तु का हानि निकालना है। दूसरे वस्तु के लिए अगर देखा जाए, दूसरे वस्तु के लिए तो 6 का खरीद और 5 का विक्रय हुआ। 6 का खरीद 5 में बेचा, तो जाहिर सी बात है लॉस होगा। यहाँ पे कितने का लॉस, 1 का लॉस हो गया। 6 से 5 में बेचा तो 1 का लॉस किस पर, सीपी पर। सीपी यानी डिवाइड बाई 6, तो 1/6 का लॉस होगा। अब इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे, तो परसेंटेज में चेंज करने के लिए 1/6 जो होता है, इसको अगर हम लोग परसेंटेज में चेंज करेंगे तो सीधे सीधे 100% से मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब ये हो जाएगा 50/3। 2 से काटेंगे तो 50/3%। अब 50 करेंगे तो 16 3 48, बचा 2 और बटे 3, है ना। तो 1/6 की डायरेक्ट वैल्यू याद रखिएगा 16 सही 2/3% होता है परसेंटेज में वैल्यू। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। एक बल्ब निर्माता कंपनी ने पाया कि उनके द्वारा कुल उत्पाद का 11% भाग खराब निकल गया। यदि सही उत्पादों की संख्या इतनी है तो खराब उत्पादों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर टोटल जितने भी हों, सही उत्पाद यहाँ पे 2047 हैं, ठीक ना। तो अगर टोटल उत्पाद देखा जाए, टोटल प्रोडक्ट देखा जाए तो 100% होंगे। इस 100% में से 11% आपका खराब निकल गया। तो जब 11% खराब निकल गया तो सही कितने होंगे बताइए। तो सही आपके 89% होंगे, है ना भाई। 89 + 11 आपका कितना होगा, 100 के बराबर होगा। तो सही उत्पादों की संख्या आपको दी गई है। सही उत्पादों की संख्या यहाँ पर 2047 है। ये सही उत्पादों की संख्या है। तो डिनोमिनेटर में हम लोग क्या लिखेंगे, सही उत्पादों का परसेंटेज। तो 1% की वैल्यू आ जाएगी। सही उत्पादों का परसेंटेज कितना है यहाँ पे, 89 है। हमको क्या चाहिए, हमको यहाँ पर चाहिए दोस्तों खराब उत्पादों की संख्या। खराब उत्पाद कितने हैं, 11। तो 11 की वैल्यू निकाल लीजिए, बस यही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। जो रिक्वायर्ड आंसर है वो आ जाएगा। अब देखिए कि जो भी आपका आंसर आएगा वो 11 का मल्टीपल आएगा। तो 11 का मल्टीपल चेक करिए, और कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना। तो 11 का मल्टीपल कौन होगा बताइए। 11 का मल्टीपल कैसे चेक करते हैं, अल्टरनेट नंबर को जोड़कर। ऑप्शन में देखिए, अगर पहले ऑप्शन में देखें तो 4 2 6 और यहाँ पर है 3, है ना। तो 6 - 3 करेंगे तो 0 नहीं आएगा, हमारा आना चाहिए 0 या फिर 11 का कोई मल्टीपल। तो ये आपका 11 से नहीं कटेगा, मतलब ये आंसर नहीं होगा। यहाँ देखिए 4 4 8 अल्टरनेट को जोड़ते हैं, मैंने इनकी एक एक छोड़ के 4 4 8 8 - 5 करेंगे तो नहीं आएगा 0 के बराबर, मतलब ये भी 11 से नहीं कटेगा। इसको देखिए 2 और 3 5 5 5 5 और बीच में यहाँ पर 5 है, तो 5 - 5 करेंगे 0 आ जाएगा। तो 0 तो 11 से कट जाता है ना, मतलब ये संख्या 11 से कट जाएगा, यही आपका आंसर होगा। आगे भी चेक कर लीजिए, क्या पता है 11 का मल्टीपल और भी हो। यहाँ देखिए 3 और 4 7 7 - 2 करेंगे तो आ जाएगा 5 5 11 से नहीं कटता, तो ये आंसर नहीं होगा। बस एक ही ऑप्शन बचा है, मतलब इस पूरे को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 253 के बराबर आ जाएगा। चाहे सॉल्व करके आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया अच्छे से, उम्मीद करते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिएगा इस टाइप के प्रश्न भी बहुत ज़्यादा आपके रेलवे के एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। इनमें कुछ नहीं करना होता। इनमें जो पावर दिए गए हुए एक सीक्वेंस में दिया गया है, एक लाइन से दिया गया है। 6 की पावर 25, 6 की पावर 26, 6 की पावर 27, 6 की पावर 28 है। तो यहाँ पर क्या करिए ना, जो सबसे छोटा है वही तो कॉमन आएगा भाई। यहाँ पर 6 वो 25 है, यहाँ पर
25 को 6 है, यहाँ पर 26 को 6 है, यहाँ पर 27 को 6 है, यहाँ पर 28 को 6 है। तो हम लोग कॉमन कितने निकाल सकते हैं? जहाँ सबसे कम होगा उतने ही तो कॉमन निकाल सकते हैं। यानी कि 6 की पावर 25, मतलब यहाँ पर 25 को 6 आपका कॉमन आ जाएगा। तो 6 की पावर 25 आएगा कॉमन, तो यहाँ 1 बचेगा। यहाँ 25 ठो निकाल लिए हैं तो एक ही 6 बचेगा। यहाँ 25 ठो निकाल लिए हैं तो 2 ठो 6 बचेगा, यानी कि 6 का स्क्वायर बचेगा। और 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36 हो जाता है। प्लस यहाँ देखिए 6 की पावर 28 था, इसमें से 25 निकाल लिए हैं तो 3 बचेगा, यानी 6 का क्यूब बचेगा। तो 6 का क्यूब कितना होता है? 216, है ना। 6 का क्यूब कितना होता है? 216। अब यहाँ पर कॉमन आ गया है तो सीधे सीधे इनको जोड़ लीजिए। तो हमारे पास हो गया यहाँ पर 6 की पावर 26, है ना, सॉरी 6 की पावर 25 और मल्टीप्लाई, इनको जोड़िए कितना हो जाएगा? 6 6 12, 12 6 18, 18 1 19, मतलब 9 हो गया। फिर बचा 1, तो 1 और 1 2, 2 और 3 यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो ये हो गया 5 और ये आपका 2, 259 आ गया। अब ये जो पूरी संख्या है वो 6 की पावर 25, यानी कि 6 के किसी भी मल्टीपल से कट जाएगा, वो भी 25 तक, ठीक ना। और कटेगा 259 से, इसी से कटेगा। तो 259 आपको दिया गया है, यही आपका आंसर हो जाएगा। किससे विभाज्य ही ये पूछा गया था, तो 259 से ये कटेगा। समझ में आई बात? आगे चलिए। अब ये वाला प्रश्न अलजेब्रा का है और बहुत तगड़ा है। अगर आप इसको सॉल्व करने जाएंगे तो लग चुका आपसे, है ना। देखिए यहाँ पे करना क्या होता है, जब भी ऐसे सवाल दे आड़ा टेढ़ा, तो इनमें एक पैटर्न ढूंढना होता है, इनमें एक फॉर्मूला लगेगा, एक आइडेंटिटी लगेगी। अब वो कौन सी आइडेंटिटी होगी ज़रा सुनिएगा। यहाँ पर आप देखिए 1.5 1.5 1.5, यानी 1.5 का 3 बार मल्टीप्लाई हुआ है। तो 1.5 को हम a मान लें तो a का 3 बार मल्टीप्लाई होने का मतलब a का क्यूब है। यहाँ देखिए 2.7 2.7 2.7, तो 2.7 को हम b मान लेते हैं, तो मतलब b का 3 बार मल्टीप्लाई यानी b का क्यूब हो जाएगा। यहाँ देखिए 4.8 को हम लोग c मान लेते हैं, 4.8 को, तो c इंटू c यानी कि c का क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ c का क्यूब हो गया। माइनस यहाँ देखिए ये है 3, तो 3 को लिख लीजिए। 1.5 को हमने a माना था, इसको b माना था और इसको c माना था, तो ये हो गया 3abc। अच्छा, पूरे के डिवाइड में क्या है हमारे पास? 1.5 इंटू 1.5, 1.5 को तो a माना था हमने, तो a इंटू a मतलब a का स्क्वायर, प्लस यहाँ देखिए b इंटू b यानी b का स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ पर इसको c माने थे तो c इंटू c यानी कि c का स्क्वायर, फिर माइनस यहाँ देखिए a इंटू b, 1.5 a है और ये b है, तो ab हो गया माइनस ab, माइनस यहाँ देखिए इसको b है ये और ये c है, तो bc, है ना, माइनस यहाँ पर ca हो जाएगा, तो ये हो गया CA। मतलब यहाँ पर एक फॉर्मेट बन गया, एक फार्मूला बन गया। आपको याद होगा कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc, इसकी जो वैल्यू होती है दोस्तों ये होता है a प्लस b प्लस c एक ब्रैकेट में, और पूरे ब्रैकेट में ये होता है, एक अलग ब्रैकेट में ये वाला हो जाता है। तो इधर से जब इसको इधर लाएंगे तो हमारे पास इधर जब बचेगा वो सिर्फ और सिर्फ a प्लस b प्लस c बचेगा। मतलब इस पूरे की जो वैल्यू है वो सिर्फ क्या हो गई? a प्लस b प्लस c। इसको नोट कर लीजिए कहीं भी, ठीक ना। देखिए अब सीधे सीधे हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं। भाई ये तो हो गया सब कुछ, इसका वैल्यू a प्लस b प्लस c है, तो बहुत आसान हो गया। a किसको माने थे? 1.5 को, तो यहाँ हो गया 1.5, प्लस b किसको माने थे? 2.7 को, तो यहाँ हो गया 2.7, प्लस c 4.8, ठीक है। बस जोड़ लीजिए तो कितना होगा यहाँ पे 5 और 7 12, 12 और 8 हो गया 20, मतलब आपका 0.0 है ना, 2 बचा है, तो 2 और 1 3, 3 2 5, 5 4 9, यानी 9.0, 9.0 का मतलब 9। सीधे सीधे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, एलसीएम एचसीएफ के इस टाइप वाले सवाल भी बहुत पूछे जाते हैं। यहाँ पे दो संख्याओं का अनुपात दिया गया है, यहाँ पर 15 है और 11 है। बहुत आसान तरीका बताएंगे, बस ध्यान से सुनते जाइएगा। इनका जो एचसीएफ है दोस्तों, यहाँ पर एचसीएफ आपका 13 है ना। एचसीएफ यहाँ पर कितना है? 13 के बराबर है। एचसीएफ इक्वल टू 13 दिया गया है। आपको क्या पूछा है? एलसीएम पूछा गया है। तो एलसीएम आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। एलसीएम निकालने का तरीका क्या होता है? यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। तो मतलब 15 और 11 है ना, दोनों संख्याओं का अनुपात दिया रहे और एचसीएफ दिया रहे, तो एलसीएम निकालने का तरीका एक ही है कि आप अनुपात दोनों को मल्टीप्लाई करिए और इस एचसीएफ का भी मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दीजिए, तो बस आ जाएगा आंसर आपका, और कुछ नहीं, ठीक है। इकाई अंक से तो नहीं लगा सकते क्योंकि इकाई अंक जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए। यहाँ देखिए 15 × 13 अगर करें, है ना,
तो 15 इंटू 13 डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लीजिए। कैसे, सुनिएगा, हम आपको बताते हैं। 15 और 13 है ना, इसका मल्टीप्लाई करना है। तो 15 और 13 के बीच में क्या आएगा, एग्जैक्ट बीच में आपका 14 आएगा। 13, 14, 15, 14। तो 14 का कर दीजिए स्क्वायर, 196, ठीक है। उसमें से एक घटा लीजिए यानी कि 195, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 195 आ जाएगा, 195। और अभी 11 से मल्टीप्लाई करना बाकी है। अब 11 से मल्टीप्लाई करने का बहुत आसान तरीका है। क्या, इसको देखिए, 5 को पहले लिख लीजिए, फिर 5 को इससे जोड़ दीजिए, तो 5 और 9 14, 14 को हो गया 4, बचा 1। फिर यहाँ पर 9 को 1 से जोड़िए 10, 10 और 1 कैरी यानी कि 11, 11 का 1 हो गया। फिर इस लास्ट वाले में 1 है तो 1 जोड़ दीजिए, है ना, जो बचा हुआ था। तो 1 और 1 2 हो जाए, तो 2145। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। समझ में आ गया कि नहीं अच्छे तरीके से। तो जब भी एलसीएम दे, सॉरी एचसीएफ दे और अनुपात दे, तो दोनों अनुपात का मल्टीप्लाई और एचसीएफ का मल्टीप्लाई आपको एलसीएम दे देगा निकाल के। ये वाला प्रश्न बढ़िया है, ज्योमेट्री से है, ठीक ना। एक समांतर चतुर्भुज का आधार इसकी ऊंचाई का 3 गुना है। यदि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1020 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसकी ऊंचाई क्या होगी। अब देखिएगा, पहले हम यहाँ पे एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। देखिएगा, ये रहा समांतर चतुर्भुज, है ना। तो समांतर चतुर्भुज में यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका बेस हुआ, तो बेस यानी कि बी हो गया, है ना। और ये है परपेंडिकुलर हाइट, हाइट मतलब यहाँ पर एच। तो इसका जो एरिया होता है, एरिया का फॉर्मूला जो होता है समांतर चतुर्भुज का, वो होता है बेस और मल्टीप्लाई हाइट। तो बेस इंटू हाइट होता है, यही एरिया आपको दिया है। अब यहाँ पे क्या बोला कि ऊंचाई का 3 गुना है क्या, आधार। तो ऊंचाई यहाँ पर h मानिए, तो आधार कितना हो जाएगा यानी बेस, इसका 3 गुना हो जाएगा यानी कि 3h हो जाएगा। तो बस वैल्यू रख दीजिए। यहाँ पे कितना होगा बताइए। एरिया आपको दिया गया है, एरिया आपको दिया है 102, तो b इंटू एच, बी मतलब आधार, आधार कितना है 3 इंटू एच, और मल्टीप्लाई हाइट तो यही रहेगा, h ही रहेगा, इक्वल टू यही जो एरिया दिया है वो गिवन है 1020 के बराबर। 3 से काट दीजिए तो एच स्क्वायर की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 3 से इसको काटेंगे तो आपका 3 3 9 और 3 चौके 12 मतलब 340 हो गया। एच स्क्वायर तो उधर हो जाएगा, रूट लग जाएगा। अच्छा, इस 340 को काट लीजिए तो 4 इसमें से अलग कर लीजिए, है ना, क्योंकि 4 का वर्गमूल निकाल सकते हैं। 4 अलग कर लेंगे तो क्या बचेगा, 4 अलग कर लेंगे तो 4 अट्ठे 32, 4 पंचे 20, है ना, ये हो गया, तो 85 हो गया। तो 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा और 85 अंदर रहा आएगा, पड़ा रहेगा वहीं, क्योंकि बाहर नहीं निकल पाएगा। 2 रूट 85 ऑप्शन नंबर, हाइट ही पूछा था ना, ऊंचाई, तो ऊंचाई आ गया आपके पास, 2 रूट 85 ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। आगे चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अब ये जो प्रश्न आपके सामने दिख रहा है, इस प्रश्न को आप हल्के में नहीं ले सकते, बहुत खतरनाक सवाल है। इसमें बोला गया एक वस्तु को 535 रुपये में बेचने पर जो हानि हो रही है, उसी वस्तु को 775 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ का 60% है, उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। यहाँ पे होता है दोस्तों सीपी, है ना, बीच में। इस सीपी से यहाँ पर आगे जाएंगे, अधिक में बेचेंगे तो प्रॉफिट होगा, और इससे कम में बेचेंगे अगर तो लॉस हो जाएगा। अच्छा, लॉस हो रहा है कब, जब कितने में बेच रहा है, 535 रुपये में। तो यहाँ पर अगर वो 535 में बेचता है तो उसको लॉस हो गया, ठीक है। और अगर वो 775 में बेचता है, 775 में बेचता है तो उसको प्रॉफिट हो जाएगा। तो प्रॉफिट वाला आगे लिख लिए और लॉस वाला पीछे लिख लिए। अब इसमें कह रहा है कि जो हानि हो रही है वो लाभ का 60% है। तो यहाँ पर 60% की अगर फ्रैक्शन वैल्यू देखें तो 60% होता है 3/5, है ना, 3/5 होता है। तो जिसका बोला गया है वो नीचे रहेगा, तो लाभ का बोला गया है यानी प्रॉफिट है, और हानि तो हानि ऊपर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हो गया, मतलब यहाँ पर हम ऐसा कह सकते हैं कि प्रॉफिट, तो प्रॉफिट यहाँ से यहाँ होगा, प्रॉफिट आपका 5 का हो रहा है, और यहाँ से यहाँ लॉस होगा, तो लॉस कितने का हो रहा है, 3 का हो रहा है। बस आ गया आपका आंसर, है ना। तो लॉस में हम लोग माइनस लगाएंगे, इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको, ठीक है। लॉस में माइनस और यहाँ पे प्लस। अब सुनते जाइए, ये तो आपका सीपी है, यही आपका सीपी हमको निकालना है। अंतर देख लीजिए, तो यहाँ पर अंतर कितने का है यूनिट में, 5 माइनस -3 यानी कि 8 का अंतर। भाई 5 + 3 हो जाएगा ना, 8 का अंतर, 8 यूनिट की वैल्यू। रुपए में अंतर कितने का है बताइए, तो रुपए में कितने का अंतर है, 775 में इसको घटा दीजिए तो हो जाएगा 275 40 4, है ना, 240 हो जाएगा। तो यहाँ पे 240 हो गया। 8 की वैल्यू 240 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। 8 3 24 30 हो गई। हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए यहाँ पर
सीपी। तो सीपी निकालने के लिए हम या तो प्रॉफिट निकाल लें या फिर लॉस निकाल लें, है ना। प्रॉफिट निकाल लेंगे तो प्रॉफिट कितना है, 5 यूनिट हो रहा है, तो 5 की वैल्यू निकाल लीजिए। 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 की वैल्यू 30, तो 5 की वैल्यू 5 3 15 यानी 150 हो जाएगा। तो यहाँ 150 का प्रॉफिट हो रहा है। तो बताइए सीपी कितना होना चाहिए। सीपी में प्रॉफिट जुड़ के तब ना सेलिंग प्राइस बनता है। मतलब अगर हमको सीपी चाहिए, कॉस्ट प्राइस चाहिए, तो 775 और उसमें घटा देंगे हम लोग 150। 775 में 150 घटाएंगे तो 625 के बराबर आ जाएगा। ये आपका सीपी होगा 625, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ से भी आप लोग लगा सकते हैं। देखिए आप निकाल लीजिए लॉस। तो 1 की वैल्यू अगर 30 है तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 3 90 हो जाएगा, है ना। यहाँ 90, तो यहाँ 90 का लॉस हो रहा है, 90 का लॉस हो रहा है। तो मतलब सीपी जो है 90 ज़्यादा होगा, तो 535 में 90 जोड़ेंगे तो यहाँ पे भी 625 के बराबर आ जाएगा कि नहीं, समझ में आ गया। तो दोनों तरीके से आप लोग निकाल सकते हैं। प्रॉफिट निकाल लीजिए तो सेलिंग प्राइस में प्रॉफिट घटा दीजिए तो सीपी आ जाएगा, या फिर लॉस निकालेंगे तो लॉस जो है वो आपका सेलिंग प्राइस में जोड़ के निकालेंगे तो सीपी आ जाएगा। समझ में आ गया। दोनों तरीके हैं आपके पास। इस क्लास का ये लास्ट प्रश्न है। 0.48, 0.84 और 32 का चतुर्थ अनुपाती क्या होगा। चतुर्थ मतलब चौथे नंबर पे, है ना। तो हमारे पास पहला नंबर जो है वो 0.48 है, फिर दूसरा नंबर 0.84 है और तीसरा नंबर यहाँ पर 32 दिया है। चतुर्थ अनुपाती चाहिए तो चौथे नंबर पे x मान लीजिए। तृतीय अनुपाती पूछता तो तीसरे नंबर पे x मानते, मतलब यहाँ पर x मानते। द्वितीय अनुपात पूछता तो दूसरे नंबर पे x मान लेते। प्रथम अनुपाती पूछता तो प्रथम नंबर पे, पहले नंबर पे x मान लेते। ठीक है, अब इनमें हमको बनाना है, 4 नंबर हो गए, इनमें आपको रेशियो प्रोपोर्शन बनाना है। कैसे बनेगा सुनते जाइए। यहाँ पर इन दोनों के बीच में रेशियो और इधर लास्ट वालों के बीच में रेशियो और बाकी इन दोनों के बीच में प्रोपोर्शन। अब इसको सॉल्व कैसे किया जाता है। सॉल्व किया जाता है बाहर बाहर का मल्टीप्लाई, अंदर अंदर का मल्टीप्लाई। यानी कि इस 0.48 का मल्टीप्लाई x के साथ होगा एकदम बाहर बाहर, तो 0.48 का मल्टीप्लाई x के साथ हो गया। इक्वल टू लगाएंगे क्योंकि प्रोपोर्शन है तो इक्वल लगेगा। अंदर अंदर का मल्टीप्लाई इन दोनों का, यानी कि ये हो जाएगा 0.84 और मल्टीप्लाई यहाँ पे 32। ठीक है, आंसर निकाल लीजिए काट के। देखिए पॉइंट के बाद यहाँ भी 2 अंक है तो पॉइंट हटा सकते हैं, पॉइंट के बाद यहाँ भी 2 अंक है तो यहाँ भी पॉइंट हटा सकते हैं क्योंकि दोनों जगह बराबर है। 12 से काट लीजिए तो 12 चौके 48 और 12 छंग 72, 12 सत्ते 84, 7 बार में कट गया। 4 से ये आपका 8 बार में कट जाएगा, मतलब x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 7 8 56। 56 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। सभी को दोस्तों उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। आज के सेशन भी अच्छा लगा होगा। वीडियो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में ऐसे बेहतरीन प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है दोस्तों, ठीक ना।